एक होता है जब आपको फेम मिल गया तो फिर वो क्या आपके ऐसा लगा कि यार मुझे तो बहुत फेमस हो गई अब तो? मैंने बैंक में काफ़ी जॉब की है तो मेरे लिए जॉब ही था, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करती। मैंने देखा आप ट्रेन डांसर भी हो, काफी लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बट कैसे आप क्रिटिसिज्म कैसे लेते हो? मैं अपने आप को एज अ प्रोफेशनल एक्टर देखती हूँ, प्रोफेशनल डांसर नहीं देखती। इट्स माई चॉइस कि मैं फुल फ्लेजली प्रोफेशनली नहीं डालना चाहती। टीवी जो इंडस्ट्री है ना, मैंने देखा उसमें काफी वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कितनी डिफिकल्ट हो गई लाइफ? खाली बैठ कर 80-90 थॉट्स को दिमाग में रखने से बहुत अच्छा है कि काम कर लेना। बट कभी कभार हेल्थ पे भी तो बात आ सकती है। आप बहुत वो तो आप घर पे बैठ कर मारे होते हैं। 21वीं सेंचुरी में बैठे, टीवी वही काम कर रहा है जो पहले करता आ रहा है। ऐसा क्यों है कि मतलब विद टाइम लोग नई स्टोरीज चीजों के सब बाहर नहीं आते? फिल्म के लिए इंसान डिवोट करता है, वेब सीरीज के लिए इंसान डिवोट करता है अपना, वो सामने आके 1 घंटा बैठेगा। टेलीविजन के लिए कोई डिवोट नहीं करता टाइम, तो क्योंकि हमको पता है कि कुकिंग करते हुए, खाना बनते हुए मोस्टली सुना जा रहा है, तो इसलिए कई चीज़ों को रिपीट किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग टीवी से इसलिए भी हट रहे हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मुझे तो ऐसा कोई एक्टर नहीं समझ में आया। मुझे तो यही पता है कि एक्टर की सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबिलिटी। मोस्टली जो लोग टीवी में काम करते हैं, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। काफ़ी लोग बोलते टीवी में तो बहुत पैसा है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक अच्छी स्लैब में आती हूँ। हाँ, वो स्लैब ही तो जानना है। एकदम बहुत। Deepika, first of all, thank you for being part of Impact Stories. थैंक यू सो मच अंकित, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। आप दिल्ली से और हम दिल्ली से स्पेशली आपके लिए आए हैं। हाँ जी, अच्छा स्पेशली मैम। हाँ जी बिल्कुल। ये बात मुझे जानकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक। अच्छा, मेरी कैलकुलेशन तो गलत थी क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है, हम जब रिसर्च करते हैं तो काफ़ी इंटरनेट से निकालते हैं और आपने मुझे बताया कि नहीं आप थोड़ा कैलकुलेशन में गलत है। TR बाती के जो मैंने आपका जो निकाला 22 साल की उम्र में नहीं था, वो आपका 23 साल की उम्र में था। हाँ, 23-24। फिर भी मेरे लिए ऐसा है कि दिल्ली से उठ के आना और बॉम्बे पहुंचना और एक सीरियल में रोल कर लेना जिससे आप बहुत पॉपुलर भी हुए, वो सब कैसे हुआ? चीज़ें होती गई और जस्ट मैं कभी भी लाइफ को ना बहुत ही मज़े से लेती हूँ। मुझे लगता है कि चलो ट्राई कर ले। इट वाज अ स्टेक फॉर मी कि हाँ एक बार एक तरह से सट्टा जो कहते हैं ना कि उस तरह से खेल लिया। मुझे पता है कि मैंने MBA कर लिया है, मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है। MA भी मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अप्लाई कर दिया था, तो मुझे पता है कि स्टडीज़ तो चल ही रही हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहूँगी लाइफ में। और मुझे इंटरेस्ट था डेफिनेटली। मैंने थिएटर किया है, सक्षम थिएटर ग्रुप के साथ में एक प्ले किया था। पंकज जी के साथ में 6-7 मंथ्स हम काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज वो बनाते थे, वर्कशॉप्स लिए एक्टिंग के। तो सब मुझे कहते थे कि जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो काफ़ी रियल लगता है, तो दे यूज टू पुश मी अलॉट कि गो फॉर ऑडिशन। बट मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए थे व्हेन आई वाज 18-19 ईयर्स ओल्ड, और मेरा हो भी जाता था, जो है मुझे कॉल भी आते थे, पर मुंबई जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। तो वहीं जो दिल्ली में जो एड्स होते थे, यहाँ तक कि आज तक के सनसनी पे मैंने कई कैरेक्टर रोल्स किए हैं। अच्छा, ओके। और मुझे याद है मुझे 2000 रुपीज़ मिलते थे और मेरे लिए एक पार्टी का टाइम होता था, मैं अपनी सिस्टर को भी ले जाती थी। तो वो लाइक अ हॉबी काइंड ऑफ थिंग चल रहा था कि आ जाता है जो है और कर लेते हैं, वैसा करके चल रहा था। ऐसा सीरियसली मैंने सोचा है इसको प्रोफेशन बनाऊंगी। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैंने जॉब किए, बैंक में भी जॉब किया, अलग अलग जगह काम जॉब किया, पापा का काम भी मैं संभालती थी। तो मुझे लगा कि यार व्हाई नॉट कि अपना हॉबी वाला ही चीज़ प्रोफेशन बन जाए। तब मैंने थोड़ा सीरियस होना शुरू किया, थिएटर प्ले के लिए हाँ किया, और उसमें मैं फॉर्चुनेट रही हूँ हमेशा कि उस फर्स्ट प्ले के अंदर भी मुझे मेन कैरेक्टर हीरोइन का मिल गया, क्योंकि उस टाइम जो मेन लीड थी जो करती आ रही थी वो इमरती का कैरेक्टर, दैट वाज द प्ले वाज पॉट ऑफ गोल्ड। तो उनका कुछ एग्जाम्स आ गए थे, तो आई वाज द ओनली गर्ल। तो सर ने मुझे बोला कि आपको 1 मंथ डिवोट करना पड़ेगा और ये प्ले में आप ये रोल प्ले कर रहे हैं। और जब मैं प्ले कर रही थी, जब हो रहा था स्टेज पे, तो मेरी मम्मी मुझे देख के एकदम चौंक गई थी कि शी इज़ नॉट माई डॉटर नाउ, शी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, शी तो एक्टेड डिफरेंटली। तब से मम्मी थोड़ा स्केयर होने लगी कि अभी तक मुझे लगता था कि सिर्फ हॉबी है, ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत पार्ट टाइम अभी है, ऐसे ही अपने आप शौक उतर जाएगा। बट अब मुझे लगता है कि अब ये पीछे नहीं हटने वाली। तो मम्मी ने पापा से डिस्कशन किया था और मैंने सुन लिया था। तो मम्मी उसी के 1-2 दिन बाद ही और बात थी, हमको ऑडिशन भी आया था। और तो मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे पिंकी जी, उन्होंने मुझे मैसेज डाला था इसके लिए, तो मैंने उनको मैसेज डाला अपने प्ले के लिए। तो उन्होंने बोला अभी भी तुम स्टिल यू आर लाइक फ्रॉम पास्ट 4-5 years आई एम सेइंग यू आर स्टिल एक्टिव एंड यू आर वर्किंग, मतलब इसको तुमने छोड़ा नहीं एक्टिंग को। क्योंकि बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, मैं देहरादून गई थी एक एल्बम के लिए, वहाँ पर जो है वहाँ पे मुझे लास्ट मिनट बोला कि ये सोलो सॉन्ग आपका नहीं है, आपको ड्यूएट करना है, और वहाँ पे डांसिंग था।
तो डायरेक्टर जो थे वही हीरो बन के मेरे साथ डांस कर रहे थे, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं वहाँ से लड़के आ गई। ओके मतलब मैंने क्रू था, लास्ट मिनट में छोड़ कर आ गई, और मुझे बिकॉज मैंने खुद से बैकआउट किया, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो और मेरे कोऑर्डिनेटर काफ़ी और बच्चे भी थे, मेरी सिस्टर मेरे साथ थी। हम लोग रोडवेज की बसेस में रात को मैं देहरादून हाँ उस वक्त वही था। और देहरादून से मैं अकेले डरते हुए मैं अपनी सिस्टर को लेकर आई थी दिल्ली, और मम्मी को बोला था कि हम फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ह्यूज मेमोरी बन गई थी कि अब मुझे ट्राई नहीं करना है, अब मैं एक्टिंग में बिल्कुल नहीं करूँगी, ये गलत है। बिकॉज मेरी सोच अलग है, लोगों की सोच थोड़ी सी अलग है। तो और मेरे चक्कर में शायद मेरी बहन जो छोटी है उसके साथ में कुछ गलत ना हो जाए। तो आई वॉज रियली लाइक अ मदर, आई वॉज फीलिंग कि नहीं मेरे शौक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और की क्योंकि मैं साथ में तो लेकर जाती थी अपनी सिस्टर को। ओके तो वहाँ से बिकॉज शी वॉज क्राइंग द होल नाइट, और हम लोग भी पहली बार ऐसे बस में बैठे थे, बट मुझे वहाँ रुकना नहीं था, एक रात में मुझे और नहीं रुकना था वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल सिर्फ मैंने एज अ थिएटर सोच लिया कि मुझे शौक है तो मैं सिर्फ थिएटर करूँगी, मैं इससे पैसे का या कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी कि मुझे कुछ पैसा चाहिए। फॉर माई इंटरेस्ट एज अ हॉबी मैं करूँगी, जस्ट प्लेज करूँगी। 5 to अपना इवनिंग का टाइम जो है 5 to 7 मैं डिवोट करूँगी, रिहर्सल्स पे जाऊँगी प्ले के लिए। और मुझे क्योंकि मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आता था, मैं वो नहीं छोड़ पा रही थी। तो मैं इंटरेस्ट है तो मैं करती रहूँगी, पर बाकी पापा का काम संभालिए, ट्यूशन्स पढ़ा देती थी। तो ये सब करके पापा को ये बोल के आती थी कि ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। तो क्योंकि नहीं, मैं ये फायर जो मेरे अंदर एक एक्टर वाली जल चुकी थी ना, वो मैं बुझा नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा ये फायर मेरे अंदर है, तो इसको मैं थ्रू थिएटर ही करूँगी। और अब मैं बिकॉज एक दो जगह मेरा और भी सीरियल्स में हुआ था दिल्ली के में ही, वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे लगा कि नो 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 नो। बट दिल्ली में वो कल्चर है भी नहीं वैसे। बस है, वहाँ पे कुछ चैनल्स हैं। अच्छा। और आप नहीं जाना चाहते ना बॉम्बे, वहाँ पे ऑर्डर लगता है कि अकेले कैसे रहेंगे, जॉइंट फैमिली से थी मैं। ओके तो उस तरह से मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। फिर एक ऐसा वक्त आया कि इस दी और बाती हम के लिए मेरी फ्रेंड मानवी जो है, जो कि जेट एयरवेज में उस टाइम एयर होस्टेस थी, तो वो भी सिलेक्ट हुई थी। तो उनका मुझे एक था कि ये भी जा रही है, तो और पे हमारे कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ आए थे, तो वो आई थी। तो मुझे था कि चलो दिल्ली से कोई जा रहा है और पिंकिश जी भी जा रहे हैं। और मम्मी मेरे लिए भी रिश्ते दिखाती रहती थी, ऑलमोस्ट हर महीने एक संडे तो होता था बिरला मंदिर में, कभी सीसीडी में। तो वो चीज़ से मैं जूझ रही थी। तो मुझे लगा कि सोचा ना था का मेरे ऊपर बहुत इंप्रेशन पड़ा था और 3 इडियट्स का। तो वो फिल्म में देख के मेरे अंदर एक फायर आया कि नहीं यार, एक दिसंबर में मेरी शादी हो जानी है, मुझे पता था। और ये बात है कुछ मई की, हाँ मैं 5 मई को आई थी। तो मैंने बोला कि मम्मी पक्का इस साल तो नहीं हुई, इस साल तो मेरी पक्का शादी करने वाली है। इतने जोरों शोरों से मम्मी ने सब जगह मैच मेकर्स को बोल दिया है, सबको बोल दिया। तो मैंने बोला ये लास्ट टाइम है, तो तू बस अब ट्राई कर ले। तो वो आया ऑडिशन और मैं आ गई पिंकिश जी के साथ। मैंने पिंकिश जी को बोला अकेले तो मैं नहीं आऊँगी, तो साथ आए, मैंने ऑडिशन दिया और मैं पहले दिन ही लेट हो गई, जैसे मैं आज हो गई। नहीं यार। तो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा बहुत खराब पड़ा। और यहाँ तक कि जब दिया बाती के शूट पे जा रहे थे तो मैंने पहली फ्लाइट मिस कर दी। ओके हाँ, मैंने एविल करके मेडिसिन ले ली थी बिकॉज मुझे कोल्ड हो गया। मुझे लगा मेरे फेस में मेकअप लगेगा तो बहुत कोल्ड से मेरा मेकअप टिकेगा नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैं कोई मेडिसिन लेने क्यों। तो मम्मी ने वो मेडिसिन दी हुई थी क्योंकि मुझे एनर्जी जल्दी होती थी। एविल मैंने रात को 2 बजे खाई, सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी और मैं सोती रही। एंड उस टाइम में मैं अब मेरी जो प्रोड्यूसर है शशि मैम, वो सोच रहे हैं कि मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, बस मुझे आने में लगा है। तो मैंने बोला मैम मुझे बताइए कि मैं अब इस शूट में हूँ, तो मैं ये शो में हूँ या नहीं, मैं यहाँ से दिल्ली की फ्लाइट लूँ कि मैं जयपुर की फ्लाइट लूँ। लाइक सो डायरेक्ट आई वाज, क्योंकि मैंने प्लान किया अब तो क्या है, तो मेरे लिए क्या ना अटैचमेंट है बट अटैचमेंट भी साथ साथ है। तो दैट टाइम आई वाज सिलेक्टेड, आई साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, बट आई नो आई मेड अ मिस्टेक, आई मिस द फ्लाइट एंड इट्स अ हॉरिबल मिस्टेक। तो बट मेरे पास वो जो अपार्टमेंट था पीजी, वो उसी दिन के लिए था। तो मुझे समय आज रात को मैं कहाँ रुकने वाली हूँ, तो मुझे साफ मैम जल्दी बताओ कि यहाँ से मैं फ्लाइट कहाँ की करूँ, दिल्ली की करूँ या पुष्कर जाना था मुझे, या जयपुर की करूँ। तो शी वाज लाइक हाउ रूड चीज, एक तो यार ये ऊपर से मेरा दिमाग खराब कर रही है। तो मेरा पहला इंप्रेशन बहुत ही खराब था। बट इससे एक अच्छी चीज़ हुई कि उस चीज़ को खराब करने के लिए मैंने बहुत हार्डवर्क किया। तो मैं हार्डवर्किंग हुई शुरू से, बट आई डिवोटेड माई एनर्जी इन अ राइट वे। और मेरे लिए ये था कि जब तक नहीं मिल रहा था शो, तब तक ये था कि हाँ इट्स जस्ट अ चांस, ले लेते हैं। बट जैसे ही वो शो मिला, तब से मैंने अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस की और मैंने अपने ब्रेन को बोला, माइंड को बोला कि
मुझे अब दूसरी जगह नहीं सोचना है, दिस इज अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर मी। एंड अब मैं जाके नौकरी करने का दिमाग में नहीं रहूंगी, आई हैव टू डू इस। बेशक मैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैंने इतना काम नहीं किया, हर रोज 10 से 12 सीन करने, मूड को मेंटेन रखना, कभी रोना है कभी हंसना है, वो एक एक्टर को प्रिपरेशन रखती हैं। हम लोग थिएटर में तो एक पता होता है इतना महीने का रिहर्सल होता है, तो वो मेरा माइंड वॉज नॉट दैट प्रिपेयर्ड कि कुछ सीन हंसने के सीन अच्छे हो गए उसके बाद रोने का है, तो मैं मेथड एक्टिंग में चले जाती थी, वापस से हंसना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। बट आपको अकॉर्डिंग टू लोकेशन सीन करने पड़ता है। सो स्टार्टिंग में मुझे डिफिकल्टीज बहुत होती थी, और तो 2 months आई डिवोटेड माई सेल्फ, लाइक मतलब 3 to 4 hours सोना, रात को जाके सारी फिल्में देखना जो भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। मैंने किल बिल कई बार देखी उस टाइम पे, साउथ की कई मूवीज थी वो सब देखी, और क्योंकि मैंने लाइफ में कम मूवीज देखी हैं उस टाइम पे, मैं जो मुझे लगता था कि हाँ दिस इज अकॉर्डिंग टू सो दैट आई हैव द पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह से आना चाहिए, तो मैंने कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। I always used my art as a device of my expression. So मेरे डायरेक्टर and I am a good listener too, कि मुझे पता था कि मुझे नहीं आता, the only option I have just to listen and follow. तो मैं बड़ी जल्दी से डिवोटेड भी हूँ, ये मेरी क्वालिटी है कि मैं सबमिसिव हूँ और मैं तुरंत डिवोट कर देती हूँ अपने आप को। और जैसा मुझे कहा जाता था, मैंने कुछ भी माइंड में शंका नहीं रखी, जैसा था, बिकॉज मैं जानती थी संध्या मैं नहीं हूँ, और मुझे वो मेरे डायरेक्टर्स को पता है, मेरे राइटर्स को पता है कि कैसे है, मेरी क्रिएटिव को पता है। तो कुछ एक्सप्रेशन थे मेरे जो कि मेरी क्रिएटिव ने मुझे बताया कि ऐसे मैं करती हूँ, इट्स नॉट लुक गुड, तो इस तरह से मुझे एडिट पे बिठाया गया। आई थिंक मैं 3 से 4 दिन मैंने एडिटिंग टेबल पे खर्च किए, तो मुझे एडिटिंग की समझ भी हुई कि कहाँ पे वो शॉर्टकट होगा, मुझे उतना तो देना है कि मैं ऐसे बीच में लाइन नहीं छोड़ सकती। तो वो सब आई थिंक शशि सुमित प्रोडक्शन हैज़ वर्कड मी लाइक मेरा एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह मेरे लिए वर्क किया। और वैसे ही मैंने ज्वाइन किया था कि ये शो मैं कर रही हूँ, इट्स नॉट फॉर मनी बट टू ट्रेन माई सेल्फ एज अ गुड एक्टर, और वो मुझे मिला। पर ऑब्वियसली मनी भी मिली बाद में। 2 तरीके की लाइफ होती है, एक होता है आपका जब आप फेम के लिए क्रेव करते हैं, फिर आपको आर्ट का आपका पैशन था ही, एक होता है जब आपको फेम मिल गया तो वो आपको बहुत अर्ली स्टेज भी कहेंगे, मतलब ऑब्वियसली काफ़ी लोग ट्राई करते रहते हैं बॉम्बे आके, तो फिर वो क्या आपके ऐसा लगा कि यार मुझे तो बहुत फेमस हो गई अब तो सब कुछ? नहीं, वो पता लग जाता है, ऐसे कभी टमाटर लेने के लिए वो वेंडर से ले रही हूँ तो सारी आंटियाँ उन्होंने पकड़ लिया कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ वही हूँ, संध्या हूँ, और फिर अपना मार्केट की सब्जी ले रही हूँ। बट मैं आई एम द सेम पर्सन बिकॉज मैंने काफ़ी जॉब्स की हैं, मैंने बैंक में काफ़ी जॉब की हैं, तो मेरे लिए जॉब ही था और आज भी जॉब ही है कि मैं एक जॉब कर रही हूँ, हाँ मेरी इतने आज की ड्यूटी है और ये मेरा टाइम फ्रेम है, इसमें मुझे इतना डिवोटेड रहना है, मुझे बार बार स्क्रिप्ट पढ़ने, जो भी मेरा मेथड है वो मैं फॉलो करती हूँ, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करती ना। मैं आफ्टर 9 o'clock मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती मैंने कैसा किया क्या नहीं किया वो सब। हाँ, कभी कुछ ऐसा सीन होता है कि आपके दिमाग में वो डायलॉग्स रिवर्ब होते रहते हैं, क्योंकि आप उसमें इतनी इंटेंसिटी डाल देते हो कि वो 2-3 घंटे तक आपके ब्रेन में, कभी कभी सोते वक्त भी, आप सुबह भी उठते हो तो आपको लगता है अरे वो डाल सही तो हो रहा था ना, तो वो आपका माइंड, बिकॉज आपने उस टाइम पे आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, 10 मिनट्स मिलते हैं, 15 मिनट्स मिलते हैं, जितने देर में लाइटिंग होती है याद करने का, तो आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा पुश कर देते हो, तो वो जो अब वो स्टॉप नहीं होता, बिकॉज जो होता है ना कि एक्सीडेंट में जब आपकी एक एनर्जी होती है, जब कोई भी एकदम से चीज़ आती है तो वो इम्पैक्ट काफ़ी देर तक रहता है, आपकी इम्पैक्टफुल स्टॉप सब, तो वो इम्पैक्ट काफ़ी देर तक रहता है। बट वही प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है, स्पेशली भस्त्रिका हेल्प मी अलॉट। तो एट नाइट बिफोर स्लीपिंग आई मेक श्योर आई डू अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और जय एंड हाँ भ्रामरी एंड मॉर्निंग में भी सबसे पहले उठ के मैं वही करती हूँ, सो दैट आई हैव दैट सत्य बुद्धि, हैव अ वेरी बैलेंस्ड माइंड, so that I can look over that's my character and that it's done and let go आता है उससे। लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन, मैं आपका कल, जैसे आप बोल रहे हैं मैंने इम्पैक्ट स्टोरी को स्क्रॉल किया, वैसे मैं भी कल आपका बैठ के प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था, जो पार्ट ऑफ द जॉब भी है। यस ऑफ कोर्स। सो मैंने देखा आप ट्रेन डांसर भी हो जी, और आप जो ये आप बोल रहे हो कि मैं एक्सरसाइज में ध्यान देती हूँ, वो भी देखा मैंने काफ़ी, आप रहते हो। फिर मैंने देखा आप जब डांस करते हो तो काफ़ी लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बट कैसे आप क्रिटिसिज्म कैसे लेते हो? क्योंकि क्रिटिसाइज लोग काफ़ी मैसेज भी करते होते हैं, मैंने देखा काफ़ी लोग अगेंस्ट बोलते हैं और आपको तो सब कुछ सही चल रहा होता है, बट आप क्रिटिसिज्म कैसे देखते हो? जी, इट्स अ चॉइस। एक आपके पास चॉइस होती है कि आप फुल पॉलिश करके डांस की रील बना के डालो,
और एक चॉइस होती है कि आप आप free रैंडम mind. इम्प्रॉम्प्टू डाल। बिल्कुल मेरी चॉइस है कि इट्स माय चॉइस कि मैं फुल फ्लेजली प्रोफेशनली नहीं डालना चाहती, बिकॉज मेरी प्रोफेशनल एनर्जी ऑलरेडी खर्च हो रही है एक शूट में, एंड मैं अपने आप को एज अ प्रोफेशनल एक्टर देखती हूँ, प्रोफेशनल डांसर नहीं देखती। हाँ, ओडिसी में मैं कह सकते हैं कि मैं देखती हूँ, ओडिसी में सोच समझ के मैं करती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने कई सालों का रियाज किया है अंडर माई टीचर। सो वो मैंने विशारद किया है मैंने गांधर महाविद्यालय से, सो विद गुड डिस्टिंक्शन मार्क्स। सो थैंक्स टू माई टीचर सनातन सर। सो वो चीज़ मुझे पता है कि वो मेरे गुरु को बुरी लगेगी, मतलब मेरे टीचर्स को गंदा लगेगा अगर मैंने कुछ गलत किया तो। एंड उसमें भी मैं ये देखती हूँ कि हाउ मच टाइम आई हैव, बिकॉज आप जब इंटरनेट पे हो, सोशल मीडिया पे हो, तो आपकी एक लाइबिलिटी बन जाती है जब 15 दिन तक नहीं पोस्ट कर रहे हो कि यार कुछ पोस्ट भी करना है। और कुछ म्यूजिक आपको कनेक्टिंग लगते हैं। करेक्ट बीइंग अ डांसर, बीइंग एन एक्टर, आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। अब उसमें मैं एज एन एक्टर भी फर्स्ट टेक में बिलीव करती हूँ, बिकॉज उसमें आपकी एक नेचुरल एनर्जी होती है, और यहाँ पे मैं डांस में मैं अपने फर्स्ट टेक में बिलीव करती हूँ, और उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता ऑनेस्टली। तो एक टेक ही होता है वो। आई नो देयर इज ऑलवेज चांसेस टू डू अ बेटर। ऑब्वियसली जब मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस करती हूँ तो उस पर रिहर्स्ड होता है, बट रील्स फॉर मी, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब्जेक्टिव हो सकता है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट माई बिजनेस प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट माई थिंग जहाँ आई अपॉइंट अ क्रू। आई कैन अफोर्ड, एवरीवन नोज दैट आई कैन अफोर्ड, राइट, बट आई डोंट वांट टू पीपल ऑन मी। एंड उससे एक ना लाइबिलिटी आती है, आपके सर पे एक आता है कि यार आपको बेस्ट करना है। प्रेशर। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया मेरे लिए बेस्ट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, फन करने का, लाइक फन यार, ठीक है, इट्स माई प्रॉम्प्टो एनर्जी। राइट। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, मैं जाके ट्रोलर्स को उल्टा सीधा बोल देती हूँ। हाँ, क्या आप करते कभी? मैं बहुत करती हूँ, मैं तो लाइव आ जाती हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे अभी किसी ने बोला कि जो है इतना वर्कआउट करती हूँ फिर भी पतली नहीं हो। अच्छा, ओके। बट मेरी किक और मेरे पंच में बहुत ताकत है, एक बार सामने आके बात कीजिए तो बताती हूँ। अच्छा। तो जो मैं, बिकॉज आई फील एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, और दो ये रैंडम पीपल है, मैं इनकी वजह से अपनी पीस बर्बाद नहीं करना चाहती, और इट्स माई चॉइस। आई वॉन्ट टू सी माई ग्रोथ। अगर आप मेरा 2014 का ओडिसी डांस देखें और आप मेरा भी 2025 का ओडिसी डांस का परफॉर्मेंस देखें, दिस अ ह्यूज leap, which is always, I know my growth. I know to see my growth, to observe myself. It was my choice. My teacher told me कि don't put abhi. After 3 years, 4 years put. But मैंने बोला no, I am a celebrity. I have an Instagram page. I don't scared getting trolled. I don't scared if people show me opinion. I know because I'm working every day. I will get better. Correct. It's my promise to myself, not to anyone. Exactly. So, and it for me, I take my Instagram as my diary. If after 10-15 years my son will watch it, if I at the age of 80 I see, I go, oh my god, oh ye mistake kiya, oh ye mistake kiya, oh my god, how funny I was. So I want to look like that ki yes, mistakes are good. होता रहता है। Yes, if you don't observe the failures, if you don't go through a failures, you won't able to enjoy the highs in your life, the success in your life. Correct. Today I am enjoying, or I am not bothered about fame because I have seen a lot of lows in my life, Right. lot of failures, and still whenever I join any project, I join it like मैं fail होने के लिए कर रही हूँ. There was a one time when I was admitted in Ram Manohar hospital for Feel हो- poisoning. हाँ, आपका नहीं, फूड पॉइजनिंग हुआ था मुझे। मेरा नेक्स्ट डे बीकॉम का एग्जाम था, इंद्रप्रस्थ। ये दिया बाती के टाइम की बात है। नहीं, ये मैं स्कूल कॉलेज की बात है। एक आप ऐसा इंसिडेंट मैंने और भी कहीं देखा था। हाँ, तो बीकॉम ऑनर्स का मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम था, और मुझे पता था इसके बाद मैं कॉरेस्पॉन्डेंस में शिफ्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करना है, मेरे को नहीं रेगुलर कॉलेज करना है। तो वो इसलिए आई वॉज वेरी कॉन्शियस। तो रात को मैंने 2 बजे तक पढ़ रही थी और मैंने कुछ खा लिया और मुझे फूड पॉइजनिंग। 4 बजे पापा, मैं वॉमिट कर रही थी, पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए, बिकॉज पार्डगंज से वो पास पड़ता है। तो पापा मुझे लेकर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया कि इमरजेंसी में जैसे रख लेते हैं कि आपको 2-4 आवर्स रहना है। अब 6 बज गए और मुझे थोड़ा फील भी बेटर हो रहा था। मुझे पापा मेरा एग्जाम है 8 बजे, तो मुझे आईपी पहुंचना है। तो पापा बोलते अब छोड़ दे यार आएगी। मैंने बोला पापा नहीं, मुझे पता था कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगी, पापा को नहीं बता सकती है मैं। तो मैंने बोला नहीं पापा मुझे बेटर लग रहा है। पापा कह रहे नहीं अभी डॉक्टर आएंगे ना, चेक करेंगे। पापा थोड़ा इधर उधर हुए, मैंने सच में नीडल निकाली। शॉल मम्मी ने दिया था रात को, क्योंकि मैं वो पहन के आई थी, वो शॉल ओढ़ के मैं वहाँ से भागी।
ग्लूकोज की बॉटल मैंने ले ली थी, मम्मी ने घर से ही दी थी दोपहर, जब रात को मेरी तबीयत खराब हुई थी। उसको लेकर मेरा दिमाग ऐसे हेजी हो रहा था, और जब मैं पहुंची एग्जामिनेशन हॉल में, फर्स्ट बेंच मेरा, वो देख के मैंने बोला चीटिंग का भी कोई चांस नहीं है। जो करना मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा, रिवीजन मेरी याद ही हुई है। तो एग्जाम दिया, अब मानो मैं पास हो गई, वो भी मेरे उसमें 67 मार्क्स आए थे, जो कि मैंने इमेजिन नहीं किया था मेरे लिए। तो मैं फिर मुझे सब लोग पूछ रहे थे, जब मैं घर आई, बड़ी मुश्किल से मैं घर आई, 2 बसें बदल के मैं घर आई, और मैं ऐसे हुई थी, मैं आई घर आके मैं बेहोश हो गई, तब मेरा बीपी लो हो गया था, क्योंकि कुछ खाया हुआ नहीं था रात से। तो मम्मी पूछे क्यों जाना था, मैंने मेरा फेल होने के लिए गई थी। तो मैं जाती हूँ, फुल फ्लेजेडली मेहनत करती हूँ, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मेरा उसूल है, मैं फेल होने के लिए जस्ट टू एंजॉय। मैं देखती हूँ मैं कितने बुरी तरह हारूंगी, मैं ये देखने के लिए जा रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है फेल तो होना है। तो इस तरह से, और लकीली फॉर्चुनेटली चीज़ें अच्छी हो जाती है, बिकॉज मैं उनमें कभी भी अपना कुछ डालती नहीं हूँ, कि एक्सपेक्टेशन नहीं डालती, बाकी सब कुछ डालती हूँ। थॉट प्रोसेस, अपना हार्ड वर्क, अपना टैलेंट, एवरीथिंग मैं झोंकती हूँ, एंड आई एम देयर, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। टीवी जो इंडस्ट्री है ना, मैंने देखा उसमें काफ़ी दिन भर में बहुत काम है ना, आपके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं, आपको डबिंग पे भी शायद जाना पड़ता है उसके। हाँ, वो हमको लंच ब्रेक में कभी आस-पास ना। आपको ऐसा लगता है कि कितनी डिफिकल्ट होती जा रही है लाइफ, ऐसा नहीं लगता कभी? नहीं, बट उससे मिल क्या रहा है? देखिए कितने लोगों को खुशी मिलती है जब। बट आपकी अपनी लाइफ भी तो है, हम लोगों को दूसरों को खुश करने बट के लिए। देखिए कुछ काम का पैटर्न ही ऐसा होता है। हाँ, और मुझे लगता है कि खाली बैठ के थॉट्स को चलाना, 80-90 थॉट्स को दिमाग में रखने से बहुत अच्छा है कि काम कर लेना। आपने अपने थॉट को एक, बिकॉज इंसान की एक एनर्जी है, हर इंसान के पास में एक एनर्जी है, और वो यूटिलाइज होनी बहुत ज़रूरी है। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं उसको विद अदर प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग इन देयर लाइफस्टाइल, तो बट वो यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू पुल इट ऑफ। एंड साथ में बहुत सुख मिलता है जब लोगों से वो एक्सप्रेशन मिलता है ना, दैट दे नो मी नाउ एज मंगल ऑल्सो। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं कहूँगी ब्लेसिंग है मेरे पेरेंट्स की, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, कि मेरा ये दूसरा शो इतना ज़्यादा हिट हुआ, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका कैरेक्टर से मुझे लोग पहचानेंगे। तो मुझे लगता है तो सब कुछ मिल रहा है, इसी से मिल रहा है, तो ज़रा भी कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। मैं जो लोग इस तरह से मुझे बात करते हैं, उनको वहीं कट ऑफ कर देती हूँ। बट कभी कभार हेल्थ पे भी तो बात आ सकती है, आप बहुत वो तो आप घर पे बैठ कर मारे होते हैं, उसकी तो आप मतलब ऐसे देखते नहीं उस लाइफ, उसकी तो गारंटी है ही नहीं कि आप घर पे बैठ के मारने होंगे। तो और लो बीपी इज नॉट अ डिजीज, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ डिजीज अकॉर्डिंग टू मेडिकल, राइट। इज जस्ट एक्सर्शन हो जाता है, या आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया, ज़्यादा स्ट्रेस लिया। मेरे रोने के सीन ज़्यादा होते हैं, जब मैं बहुत ज़्यादा रोने के सीन हो तब मेरा थोड़ा लो होता है। बट अब मुझे पता है कि मुझे सॉल्ट लेना है, नींबू और सॉल्ट लेना है मुझे। अब मैंने उसको रोज़ का ही प्रैक्टिस बना लिया है कि मैं 11 से 2 के बीच में मैं लेमन वाटर विद सॉल्ट लूँगी। तो वैसा है, और बाकी ब्रीदिंग टेक्निक्स में यूज़ अभी दिन में भी करना शुरू कर दे। आपको ये मंगल लक्ष्मी शो मिला कैसे वैसे? मंगल लक्ष्मी ऊपर वाले का कैसे मिला वैसे? इसलिए हाँ, मतलब फिर भी कैसे? ऑडिशन नहीं, लोग टेस्ट हुए थे, तो काफी पॉपुलर शो है, इसलिए मैंने मैसेज आया था, मैंने अपने मैनेजर को फॉरवर्ड किया। आई वाज ही चेक्ड कि हाँ मुझे इसी चीज़ के लिए स्क्रिप्ट आई है, बट आई वाज वेरी सरप्राइज कि इस रोल के लिए मुझे स्क्रिप्ट आई है। मैंने उनसे रीचेक किया, आर यू श्योर दिस मंगल कैरेक्टर, बिकॉज शी इज सो अमेजिंग एंड आई एम सो मच स्ट्रांग इन माय लाइफ। तो कोई मुझे कैसे इमेजिन करते मैं ये कर सकता। देन आई डिस्कस विद माय हस्बैंड टू, तो ही सेड कर ले बहुत खुशी होगी मुझे, कहीं तो तुझे इस तरह से देखने का मुझे मौका मिलेगा। तो बट ही देन जोक्स बट ही सेड कि यू विल पुल इट ऑफ वेरी नाइसली, यू विल, आई थिंक यू हैव द पावर दैट यू कैन डू इट। So because I live in a joint family and I am associated with the traditional cultural art form, so वो बहुत I heal myself. I take time always whenever I do any character. I take time to मैं एकदम से immediately जाके दूसरा प्रोजेक्ट नहीं पकड़ती, because मुझे लगता है कि I am the same person. What will I give to the next project? I have to heal myself. I have to go with that energy of that character, and now I have to replenish myself, and then I will. तो अपनी एक एक्टर की एक एनर्जी तो होती है उस कैरेक्टर पे। इफ आई एम द सेम पर्सन तो सेम ही दिखेगा, सो दैट्स व्हाई माय कैरेक्टर लुक्स डिफरेंट। अच्छा, बिकॉज आई टेक टाइम ऑफ टू एनालाइज थिंग्स, और लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। आई कीप रिफ्लेक्टिंग व्हाट आई एम डूइंग। मैं अपने ब्रेन में सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ मैं रॉन्ग हूँ,
और मुझे कैसे अपने आप को सुधारना है, मैं कोशिश करती रहती हूँ। एंड थैंक्स टू द कल्चरल आर्ट फॉर्म ओडिसी, जिसकी वजह से ये माइंडफुलनेस मेरे अंदर आई है और डिवोशन आई है, तो उसका बहुत रिफ्लेक्शन है जो मैं ये मंगल कैरेक्टर में दे पा रही हूँ। जो है इनफैक्ट आई एम अ वेरी गुड डॉटर इन लॉ, गुड डॉटर। आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, आई टेक केयर ऑफ माई सिस्टर एंड ब्रदर टिल नाउ। आई डोंट फील कि मैरिज हो जाने के बाद आपका पेरेंट्स को फाइनेंशियली आप सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं अपनी मम्मी पापा के लिए उनके पास है, बट आई मेक श्योर कि एवरी मंथ जो मेरा चेक आता है, चेक ना भी आए तो भी आई मेक श्योर कि इतना अमाउंट ही मेरे मम्मी पापा का है, मेरे उनकी हेल्प के लिए है ये। सो वो मम्मी जैसे भी सेव करे, मम्मी की सेविंग अलग होगी। शायद आपने एक फिल्म भी की थी इसमें सिमिलर कैरेक्टर था। जी जी जी, वो मेरे हस्बैंड ने लिखी थी। हाँ, अच्छा, ओके। ऐसी वो मुझको देख के भी लिखी थी और मुझे ये बोला भी कि तुम इसको अच्छे से कर सकती हो, क्योंकि और ये मुझे बहुत अच्छा है कि एक ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड है कि कभी भी उन्होंने इस बात को जजमेंटल नहीं हुए वो, ना ही मेरी मदर इन लॉ इस बात को, बिकॉज मैंने हमेशा से ऐसा सोचा है कि मैं अपनी फैमिली का लड़की नहीं, मैं लड़का हूँ। अच्छा। जो है, और एक ये भी है कि मेरे जितने भी आसपास के जो मेरे रिलेटिव्स हैं, कहीं ना कहीं आज वो बोलते हैं, आज वो लड़की और लड़के का फर्क खत्म हुआ है। आज वो बोलते हैं, मेरा घर में नाम सुप्रिया है, कि सुप्रिया जैसी बेटी हो तो बेटों की जरूरत ही नहीं है। तो मैं चाहती थी, क्योंकि हम 3 बहन 1 भाई है, तो उस टाइम पे थोड़ा था कि बॉय तो होना ही चाहिए। तो वो भी मेरे अंदर एक था कि मैं जिंदगी भर अपने मम्मी पापा का इस तरह से ध्यान रखूंगी जैसे वो लड़का रखता है, और मुझे इतना कामयाब बनना है, वो भी शादी से पहले। तो अपनी मम्मी को मैं बहुत बोलती कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे कुछ बनना है उस तरह से। तो वो कहीं ना इनग्रेन था, जो 14-15 साल की उम्र में मेरे दिमाग में, मैं बहुत छोटी सी थी, शायद 10th में 10 साल की थी, तब से मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ पहले अपने पैरों पे खड़ा होना है, कोई इंडिपेंडेंट बनना है, तभी मैं आगे लाइफ में सोचूंगी, और मुझे अपने मम्मी पापा का साथ देना है जैसे लड़का देता है। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं गलत भी सोचता हूँ, मैं तो व्यूअर हूँ, मतलब हमेशा आज से बहुत पहले की बात करूँ, मैं बहुत टीवी की इंडस्ट्री को देखता भी बहुत था, बहुत से या सीरियल्स के लोग इतने पॉपुलर हुआ करते हैं, मतलब कि वो नहीं था, बट विद टाइम ऐसा हो गया, मुझे लगता है हम 21वीं सेंचुरी में बैठे। हाँ जी, टीवी वही काम कर रहा है जो पहले करता आ रहा है, वही एक्सप्रेशन वही उस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों है कि मतलब विद टाइम लोग नई स्टोरीज चीज़ों के सब बाहर नहीं आते हैं, वैसे ही उसे मतलब पोर्ट्रे वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले था। नहीं, मेरे शो का तो मैं अपने शो का बोल सकती हूँ, हमारे शो का पैटर्न ओवरऑल सवाल पूछ रहा हूँ, काफी चेंज हुआ है। एज इन स्पीच, योर डायलॉग डिलीवरी हैज चेंज्ड। पहले बहुत पॉजेज होते थे, बहुत बिल्डअप होता था। आज शोज जब आप देखते हैं तो काफी फास्ट पेस ही रहते हैं शो। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ किचन का सीन ही आधा 15 मिनट निकल जाता था। करेक्ट। बट आज ऐसा नहीं है, आज क्विक आपको लोकेशन चेंज मिलेंगी, क्विक मिलेगा, डायलॉग डिलीवरी भी बहुत होल्ड नहीं मिलेगा जैसे पहले बहुत होल्ड था। तो आर्टिस्ट का पैटर्न चेंज हुआ है, डायरेक्शन कहीं ना कहीं काफी जो है उस तरह से नहीं है अभी सिनेमा की, हर जगह ट्रॉली और ट्रैक चाहिए। तो वो मैंने देखा है जो मेरे लास्ट शो में और इस शो में। और खैर दिया बाती आई एम लकी कि मैं एक ऐसे शो से थी जिसमें काफ़ी मुझे IPS का रोल था, तो काफ़ी फास्ट पेस ही था मेरा कैरेक्टर, और काफ़ी वर्सेटाइल था। वो एजेंट बन के भी जाती है, चॉपर भी मेरे शो में 2-3 बार आए, और बहुत कुछ, मतलब मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला। मतलब ये कैरेक्टर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ ओवरऑल। तो जैसे OTT भी आया है कि पैटर्न ओल्ड चल रहा है स्टोरी का, हम कह सकते हैं थोड़ा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मोस्टली तो देखिए जो घर पे लोग हैं वो ओल्ड एज लोग हैं, जो टीवी देखते हैं मोस्टली, है ना, और वो उन लोगों को पुरानी फिल्में और जो पुरानी चीजें हैं वही देखने में मजा आता है। तो हमारी जो आपकी जैसे ऑडियंस है, मैं तो मोबाइल में देखूंगी जो भी चीज है, तो हम लोगों को जो चीज कनेक्ट करेंगे हम वही देखेंगे। हम लोग बोर होके नहीं देखना है, बट वो लोग पूरे दिन घर में टाइम पास करना है, उनको देखना है, हाउस वाइफ्स है। और टीवी का माध्यम जो है ना मोस्टली ऑडियो है, तो उसकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है दैट हैज टू बी वेरी क्लीन। इट्स नॉट कि क्योंकि हमको पता है कि कुकिंग करते हुए, खाना बनते हुए वो देखा जा रहा है, वो सुना जा रहा है, बेसिकली मोस्टली सुना जा रहा है, तो इसलिए कई चीज़ों को रिपीट किया जाता है ताकि वो, क्योंकि उनको पता है वो बिजी लाइफ है हाउस वाइफ की, और वो उसके साथ में वो स्टोरी से कनेक्ट होना चाहती है, उस कैरेक्टर से कनेक्ट होना चाहती है, उसके बाद वो शो देख रही है, तो वो चीज़ है। तो उस हिसाब से उसका पैटर्न अलग है, वो वेब सीरीज नहीं है, वो फिल्म नहीं है।
फिल्म के लिए इंसान डिवोट करता है, वेब सीरीज के लिए इंसान डिवोट करता है अपना, वो सामने आके 1 घंटा बैठेगा, फिल्म के लिए 1.25 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा बैठेगा, दैट इज अ डिवोटेड टाइम। टेलीविजन के लिए कोई डिवोट नहीं करता टाइम, वो बच्चों को खाना खाते हुए, खिलाते हुए, खाना बनाते हुए देखा जाता है। तो दैट्स वाई जो टीवी का पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। आपकी एक्टिंग भी डिफरेंट है, मेरी एक्टिंग भी जो फिल्म में थी और जो वेब सीरीज में रही होगी, मैंने की हलाला वेब सीरीज, वो उसका मैच ही नहीं है जो मैं डेली सोप में करती हूँ, राइट। सो बट आई ट्राई टू बी मोर रियल द मिनट आई गेट अ चांस कि हाँ इस सीन में रियल ग्राउंड आई डू रियल, बट समटाइम्स आई हैव टू फॉलो द टीवी टेक्निक ऑल्सो कि हाँ आंसू इधर ज्यादा चाहिए। फिल्म में और वेब सीरीज में आपको रोने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट डेली सोप में आपको। मुझे ऐसा लगता है काफी लोग टीवी से इसलिए भी हट रहे हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको लगता है एक कैरेक्टर में हाँ काफी एक ही रोल में काफी लंबे समय तक मैं अटक जाऊंगा और मैं बहुत सारी चीजें बाहर नहीं कर पाऊंगा। इज इट करेक्ट? और मुझे तो ऐसा कोई एक्टर नहीं समझ में आया, मुझे तो यही पता है कि एक्टर की सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबिलिटी, मुंबई शहर में रुकना रहना, हाँ अगर आपकी लेविश लाइफ है, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है तो बात और है दैट यू कैन अफोर्ड 5 years इन स्ट्रगल पीरियड, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता। मोस्टली जो लोग टीवी में काम करते हैं दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मुंबई में घर आ जाना। टीवी से लोगों के घर आ जाते हैं, गाड़ियाँ आ जाती है बहुत क्विकली विद इन 1 year, और कई सारे लोगों का घर चल रहा है। पूरी हमारे सेट पे आज 500 लोग काम करते हैं बिकॉज मंगल लक्ष्मी 2 शो हैं, 250 यूनिट 250 यूनिट, तो इतने सारे लोगों की लाइफ फ्लरिश हो रही है। तो आज सोचिए कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बट बिकॉज ऑफ टीवी देयर इज सो मच एम्प्लॉयमेंट, वी कांट इग्नोर दैट फैक्ट। सबसे पहले तो इंसान के लिए रोटी सब्जी मकान है ना, उसके बाद चीज़ें आती हैं। तो वो जो एक चीज़ दे रही है उसके लिए मेरी कृतज्ञता, मेरा डिवोशन, मेरा ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा है। आप आज मैं किसी लोन में नहीं हूँ जो हूँ, टच वुड, ऑल बिकॉज ऑफ टीवी। फिल्म वेब सीरीज में तब सोच भी पाई और कर भी पाई बिकॉज आई हैव द मनी फ्रॉम द टीवी। आज मैंने जो चॉइसेस की हैं बिकॉज ऑफ टीवी, कि आई टेक अ सबैटिकल ब्रेक फॉर माई सन, आई कैन अफोर्ड दैट। फिल्म और वेब सीरीज में वो पॉसिबल नहीं है। एंड ऑल्सो यू बिकम सो मच पॉपुलर, यू बिकम द हाउस होल्ड नेम, आप घर के सदस्य बन जाते हो, विच इज ओनली टीवी कैन गिव यू, नॉट वेब सीरीज। फिल्म में हाँ आप बहुत पॉपुलर एक्टर हुए, बहुत हुआ, फॉर्चुनेट आप इतने हुए तो बात है, बट आई थिंक टीवी आपको बहुत जल्दी पॉपुलर करा देता है, घर में बसा देता है, और स्पेशली आपको हर दिन परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ा तो कोई स्कोर हो ही नहीं सकता। अगर आप हर रोज़ अपने ऊपर काम कर रहे हो, यू कैन, कोई आपको टीवी एक्टर या उस तरह का एक क्लीशे एक्टर की जोन में नहीं आओगे अगर आप रोज़ अपने ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप हर सीन में कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जब मेरी परफॉर्मेंस मौसमी टीटो अंबानी में जब आकी गई, आप जितने भी जर्नलिस्ट का फीडबैक देखें क्रिटिक्स, जो कि बाय हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारी फिल्म का बजट बहुत कम था, इसीलिए वो बहुत सारे थिएटर्स में नहीं आ पाई। फिल्म की बहुत तारीफ की गई है, मेरी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की गई है, कि इनफैक्ट कोमल नाता जी ने बहुत मेरी तारीफ की है अबाउट माई परफॉर्मेंस। वो इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं हर दिन अपने पर काम करती हूँ, हर दिन अपने पर। और जो एक्टर ऐसा करेगा, जो एक्सपीरियंस करेगा लाइफ को, मेडिटेशन या कुछ भी कह लीजिए, अपने फोकस लेवल पे काम करेगा, काम करते रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि टीवी या कोई भी प्लेटफॉर्म उसको कोई जगड़ सकता है या कोई उसके ऊपर टैग बना सकता है। यू आर एन एक्टर और ऑलवेज बी एन एक्टर, जहाँ भी काम होगा आपको बुलाया जाएगा अगर आप करना चाहते हो तो। अच्छा, ये बात तो मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कितनी पॉपुलैरिटी हाउसहोल्ड नेम्स, मैं भी ना कितने अच्छे एक्टर्स जिन्होंने फिल्म भी की है, टीवी भी कर रहे हैं, हाउसहोल्ड नेम्स, आई रियली डिड, ओह माय गॉड, मतलब काफी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। अभी के भी एक्टर्स कितना अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे आपने बात बोली ना कि एक समय ऐसा था टीवी देखते हैं लोगों को ना हाउसहोल्ड नेम बन जाते हो, आप हर घर की बिल्कुल सदस्य ही बन जाते हो। मतलब आज भी हम काउंटिंग जब करते थे इनिशियल डेज में देखते थे, बोलते हैं यार वो अच्छा वो तो दैट इज ट्रू, बट विद टाइम क्या हो गया, उसका टीवी से जो फेम है ना वो फेड होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि काफी लोग ना टीवी से हटने लग गए, टेलीविजन भी कुछ लाइफ बहुत फास्ट हो गई है ना। हाँ, तो उनको मतलब उस स्पेस में रहना क्यों नहीं है। मतलब जैसे आपने बोला, बहुत अच्छी बात है, करेक्ट बात है कि जितने लोग आज बहुत आगे की बात करते हैं वो आए जो टीवी से निकल के आए, उन्होंने बहुत अच्छा इसलिए कर पाया कि सर्वाइवल था आपके पास। बट विद टाइम क्या हो गया, वो यहाँ से निकले और जंप में निकले और काफी लोग गायब होते चले गए।
गायब होते चले गए एक्टर्स बोल रहे। एक्टर्स काफी लोग गायब होके चल गए बिकॉज दे ट्राई टू मेक अ बिगर जंप कि अब हम कुछ और देखते हैं करते हैं। पर देखिए ये तो शुरू से होता आया है ना, फिल्म्स में भी ऐसे पुरानी फिल्मों में हम देखें कितनी सारी फिल्म्स हैं। इसीलिए मैंने पहले एमबीए करना सोचा कि पहले अपना एजुकेशन पे, ताकि ये मेरे लिए एक सेकंड ऑप्शन था जो कि फर्स्ट बन गया बिकॉज आई वाज फॉर्चुनेट, ब्लेसिंग्स है मम्मी पापा की या पास्ट कर्मा कह लीजिए। आज भी मैं खैर बहुत बिलीव करती हूँ कर्म में, और कि अपने आसपास एनिमल्स के लिए करना, जो भी लोग नीडी हैं उनको हेल्प करना, तो वो सारी ब्लेसिंग्स तो आपको कमानी चाहिए। और पर मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं, लोज तो सबकी लाइफ में आते हैं। ओके, वो तो सबकी लाइफ में आते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो खाली होंगे, वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे होंगे ऑब्वियसली, वो कुछ ना कुछ किसी और बिजनेस में आ गए होंगे। अगर आज मैंने भी कुछ, मेरे भी बीच में बहुत दिमाग में आया था जब मैंने 3-4 years ब्रेक लिया जस्ट बिकॉज ऑफ वेब सीरीज एंड फिल्म्स। मैंने 3-4 years नहीं किया काम, कि मैं चाहती थी कि मैं फिल्म करूँ, मैं वेब सीरीज करूँ, सो दैट आई कैन हैंडल माई ओडीसी, माई सन, बिकॉज मुझे 20 days का स्केड्यूल होगा 3-4 months में एक बार, तो मेरे से भी वो बहुत अच्छा लगा। बट वो मैं 2 साल से ऊपर नहीं अफोर्ड कर पाई। मुझे लगा कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं टैलेंट से ही दूर हो जाऊंगी। जब तक रियाज नहीं होगा तो जंग लग जाएगी मेरे टैलेंट के अंदर। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं फ्लोर पे पहुंचूँ और मैं एक्टिंग करूँ, तभी मैं जान पाऊंगी हाँ मैं गुड एक्टर है। मैंने 4-5 साल नहीं की थी एक्टिंग, आई थिंक लास्ट शो मैंने 2019 में किया, फिर मैंने फिल्म की थी, और फिल्म का शेड्यूल तो 22 दिन का था, तो और फिल्म आने में टाइम लग गया, एडिटिंग टेबल पे 1 साल लग गया। तो उस बीच 2-3 साल मुझे ऐसा लगने लगा फ्रॉम 2003-4 इन कि अगर जल्दी काम नहीं मिला, मुझे नहीं पता मैं कैसी एक्टर हूँ। मतलब दिमाग में ऐसा आ गया एक्टिंग भूल तो नहीं जाऊँगी, मुझे करके देखना ज़रूरी है। बीच में थोड़े थोड़े मैंने किया, एड्स वगैरह किया, काम तो चलता ही रहता है, बट वो फुल फ्लेजेड एक कैरेक्टर को निकालना, वो करना, उसको वो एक अलग एक विद्या है, एक आर्ट है वो। तो वो मुझे कहीं ना कहीं वो डाउट्स आने लग रहे थे, तो इसलिए जैसे फिर मैंने खुद से सितंबर में मैंने बॉम्बे टाइम्स में मेरे एक आर्टिकल आया था कि नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड व्हाट एवर विल कम आई वांट टू एक्ट नाउ। थिएटर प्ले भी आएगा, मैं जाऊँगी, मैं करूँगी। तो उस इन सितंबर आई डिसाइडेड, बट मेरे एग्जाम चल रहे थे दिसंबर में, मेरे लास्ट एग्जाम था विशारद का ओडिसी का, तो इसलिए बीच में कुछ वेब सीरीज भी आई थी, तो मैंने वो नहीं ली, क्योंकि वो मैंने बोला नहीं, लास्ट एग्जाम 7th ईयर का बचा है, जनवरी से काम लूँगी। और कृपा देखिए कि जनवरी से ही शो की शुरुआत हुई। 8 जनवरी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 11 जनवरी को मैं दिल्ली में थी, शूट कर रही थी, तो वो था और हो गया जब चाहता हो। तो मेन क्या है कि करके देखना, रियाज में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना काम अगर स्ट्रीट से था, बिजनेस कर लिया होता है, कोई रेस्टोरेंट ओपन कर लेता, फिर आप- क्योंकि काफ़ी मेरे हाँ दोस्त, ब्रदर इन लॉ का रेस्टोरेंट है, हाँ दोनों ब्रदर इन लॉ का, तो दे ट्राइड कि हाँ मैं भी, बिकॉज मैं बीच में मिट्टी के बर्तनों में खाना ही बना रही थी, सबने देखा था वीडियो, कुकिंग वीडियोस बनाई, तो सबने मुझे बोला कि अरे रेस्टोरेंट में वाई डोंट यू ऑल्सो इन्वेस्ट, इस तरह से, या फिर पिलाटे इंस्टीट्यूट, या बिकॉज मैं वर्कआउट में वो जिम खोल लेते हैं, इस तरह से कई सारे अपॉर्चुनिटी मेरे भी दिमाग में आया। फिर मैंने बोला नहीं, अगर मुझे काम आ गया तो मैं इस जगह पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी, ये पैसा वेस्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो मुझे ऐसा था कि जिस चीज़ पे मैं अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दे सकती हूँ, जहाँ मैं अपनी एनर्जी दे सकती हूँ, मैं वहीं अपना पैसा डिवोट करूँगी, अदरवाइज आई वोंट, बिकॉज दिस मनी इज प्रेशियस टू मी, इट्स माई हार्ड एंड इनकम, आई कैंट वेस्ट इट ऑन ऐसे ही। बिकॉज मैंने पूछा अपने आप से व्हाट्स माई गोल इज, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर और बिजनेस वूमेन। सो मुझे ये जवाब मिला, नहीं मुझे एक्टिंग करने में मजा आता है, तो चाहे वो मेरे पैसे नहीं होंगे तो भी मैं जाकर, बट काफी लोग बोलते टीवी में तो बहुत पैसा है। नहीं जब मैं घर पे बैठी बट क्या प्ले के लिए आई वाज क्रेविंग फॉर, आई गॉट इट, मैं कह रहा हूँ वैसे लोगों ने कहा टीवी में बहुत पैसा, सच बात है? हाँ डेफिनेटली है। जब आप रोज पर डे आपको मिल रहा है, रोज शूट कर रहे हैं, हाँ। तो ऑब्वियसली वो 20 दिन के शूटिंग 3-4 मंथ्स, फिर भी एक टीवी के जो लीड है, ऑब्वियसली बॉलीवुड में ज्यादा पैसा है भाई, नहीं ऐसा नहीं, टीवी में बहुत हम पैसा है, करोड़ों में नहीं कमाते, बट फिर भी जो टीवी करोड़ों में कमाते हैं। बट फिर भी जो टीवी के जो मेन एक्टर्स होते हैं, लीड होते हैं, वो कितना पैसा कमा लेते हैं आपके हिसाब से? यार ये वैसे ही तुमको बताया मुझे, आइडिया भर दिया, टैक्स भी भर दिया बस मैंने, आई एम अ गुड टैक्स पेयर, वेरी गुड नहीं, टैक्स बट आपने फिगर नहीं पेयर, बताया। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। नहीं हम इनकम टैक्स वाले नहीं है। नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक अच्छी स्लैब में आती हूँ। ओके, हाँ वो स्लैब ही तो जानना है। एकदम 4th स्लैब में आती हूँ मैं, पूरा 1/4 जाता है मेरा। हाँ, हाँ, तो ऑल थैंक्स टू टीवी। बट एक ये तो चलो, मैं तो इसलिए मैंने सवाल पूछा कि मुझे ना 2 साइड अब दिखता है। एक तो आप जो लीड एक्टर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जैसे मैंने एक अदर साइड देखा है, कभी कभार ना कुछ एक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं पूरी लाइफ में, कभी घर भी नहीं बना पाते,
आपने ना काफी एक्टर्स होते हैं जो सिंपल एक्टर्स, मुझे नहीं पता ऐसे एक्टर्स के बिल्कुल पूरा इंसान बिल्कुल है, काम बिल्कुल है, टीवी एक्टर, हाँ। बिल्कुल टीवी एक्टर, एक रिसेंट में नाम बोला, बनाते होंगे बट बताते नहीं है। प्रॉब्लम हो जाती होगी तो फिर भेज देते होंगे। Okay. वो इन्वेस्टमेंट सोच के मुझे लगता है किया होगा। अच्छा, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं ऑब्वियसली, बट काफी किस- कहाँ जाएगा पैसा होगा नहीं नहीं, आपके पास तो ज्यादा आ गया। नहीं ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं आया मेरे पास। मैंने बहुत ही माइंडफुली खर्च किया है पैसा। एग्जैक्ट, मैंने माइंडफुली खर्च किया है अपने डांसिंग पे। मैंने ट्यूटर्स को फीस दी है, मेरा सवाल ये था, क्लास मैंने वर्कआउट ट्रेनर रखा है, फर्स्ट क्लास है, पर सेशन आई पे तो एक, इन व्हेन आई एम नॉट वर्किंग, हाँ हाँ, तब भी मेरे 5-6,000 एवरी डे के जाते मेरा सवाल ही इस तरफ, लक्ष्य। राइट, मेरा सवाल ही इस तरफ ही था हाँ हाँ कि क्या ये रीजन ये हो सकता है कि लोग माइंडफुली खर्च करना नहीं जानते, क्योंकि अभी लोग पैसा कमाना तो शुरू करते हैं तो हमेशा वही सोचते हैं ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, अननेसेसरी चीजों में उतर जाते हैं। फिर एक दिन डे विल कम, फिर आप बोलते हैं अरे मैंने इतनी मेहनत की, इतने समय पे टीवी को डिवोट किया, ये किया, और देखो आज मैं घर भी नहीं बना पाया। देखिए वो एनवायरनमेंट है, हर इंसान के अपब्रिंगिंग है, हाँ हाँ, हर इंसान के चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। ओके, अगर चाइल्डहुड मेमोरी बन गई है कि मुझे पॉश चाहिए, मुझे लंबी चाहिए, अग्री, तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, या जूहू में मुझे मकान चाहिए। तो हमारा स्पेशली फ्रॉम ओडीसी हमारा लास्ट आइटम मोक्ष होता है, लिबरेशन। तो हमारा ये होना चाहिए कि लिबरेशन फ्रॉम द अटैचमेंट। जो भी आपने सोचा जरूरी नहीं हो सच हो या वो सही हो, तो ये बहुत जरूरी है जो आप सोच रहे हैं क्या वो सही है। आज अगर मैं सोचने लग जाऊँ कि मीरा रोड से जुहू में मैं फ्लैट ले लूँ विच आई कैन अफोर्ड इजीली जो है, बट मैं नहीं चाहती कि वहाँ जाके मेरे खर्चे और बढ़ जाएं और आफ्टर 10 years बाद मुझे ऐसा लगे जब मैं काम नहीं कर रही होंगी 5-6 साल कि यार मीरा रोड ठीक था, एटलीस्ट वहाँ सब्जियाँ सस्ती थी, वहाँ ये सब सस्ता था, वहाँ कपड़े सस्ते थे, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो मैंने शुरू से ना घर को सिर्फ उतना ही देखा है कि भाई ये मेरे सोने की जगह, ये मेरा शयन कक्ष है और मेरा एक इतना ही बड़ा जगह है जो मेरे डांसिंग रूम है और ये मेरा है अपना, यहाँ मैंने डांस करना है, मैंने अपनी तपस्या करनी है, अपनी साधना करनी है, मुझे अपना वर्कआउट अपने ऊपर खर्च करना है। तो फॉर मी हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है, मेरी भी आपकी भी, जो हमको शुरू से बोला जाता है कि लग्जरी इज हैविंग अ गुड कार, लग्जरी इज हैविंग अ गुड बैग, हैविंग अ गुड क्लोथ। आज मैं पॉपुलर फिल्म में कॉटन साड़ी एंड कॉटन क्लोथ पहनने में ज्यादा बिलीव करती हूँ। सो it's but at the same time when you grow up and when you heal yourself, when you go into meditation or spiritual journey, I am thankful to ODC once again, classical dance form of India. So वो जगन्नाथ मंदिर में किया जाता है, कोणार्क टेम्पल में उसकी भाव भंगिया बनी हुई, इट्स अ पार्ट ऑफ पूजा रिचुअल। तो when you are connected to prayers, when you are connected to your consciousness, so आपको ये सद्बुद्धि आती है कि what is real things for me, तो what is real, क्या मेरे साथ रह जाएगा, रहना तो कुछ भी नहीं है। तो मगर जो ये चीज़ मैंने खर्च की है, जो ये विद्या मैंने कमाई है, ओडीसी डांस हो गया या अपने बॉडी पे जो मैंने कंट्रोल कमाया है विद MMA, मार्शल आर्ट्स एंड ऑल द प्रैक्टिसेस, जो मैं हर दिन नया वर्कआउट करती हूँ, अपने ब्रेन को जो भी गार्बेज जो मैं पिछले दिन का होता है उसको ख़त्म करती हूँ, फ्लश करती हूँ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किन प्रैक्टिस तो दैट आप सही सोच पाओ। आपकी जेनेटिक भी मेमोरी होती है कि आप सोचते हो कि अरे बड़ी कार लाना, अपने रिश्तेदारों में दिखाना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर होना, बंगलो होना, इस तरह से वो पैटर्न हमको मिला हुआ है, बट वो पैटर्न तोड़ना है। हमें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलना है। वही जो आप मुझे पूछ रहे ट्रॉलर्स को कैसे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो वैसे ही बड़े हुए, वैसे क्यों हर अगर एक्ट्रेस डांस कर रही है तो शी हैज टू बी पॉलिश, तभी हम देखेंगे। और संध्या राठी कैसे ऐसे डांस कर सकती है? मेक सेंस। पीपल लव यू when you do things according to them, according to their canvas, their picturization, their expectation. अब ये आपके ऊपर चॉइस है, you want to live for yourself or for them. You want to आपका जो कैनवस बना हुआ है या आपकी जो पिक्चराइजेशन, आप उस पर काम कर रहे हो कि आप उनकी दी हुई पिक्चराइजेशन पे काम कर रहे हो? तो मैं अपनी लाइफ में रोबोट बन के नहीं चलना चाहती, मैं किसी के अपना कंट्रोल चैनल नहीं देना चाहती। क्यों दूँ मैं? This is my life and biggest responsibility is towards me. ये हिपोक्रेसी हो जाएगी अगर मैंने अपने आप को, अपना जो अक्स है वो अपने टैलेंट में नहीं दिया, अगर मैंने अपनी एनर्जी को नहीं संभाला, अगर मैंने अपनी वेलबींग के बारे में नहीं सोचा, सुबह उठ के अपने लिए नहीं सोचा, अपने लिए वर्कआउट पे 20 मिनट देने में किसका कुछ नहीं जाता। अगर मैं नहीं उठूंगी और मैं पूरा दिन सबके लिए काम कर रही हूँ, मैं शो कर रही हूँ,
मैं बच्चे के लिए कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैं फैमिली सब कुछ कर रही हूँ, मैं मम्मी पापा के लिए कर रही हूँ, और अगर वो 20 मिनट मैंने खुद को ही नहीं दिए तो डोंट यू थिंक इससे सेल्फिश है? और एक सेल्फिश अपने आप से चीट करके मैं दुनिया को क्या दूंगी? चीट ही दूंगी, है ना? ये तो चीट का तो चीट ही मिलेगा ना। Nice. तो ये तो सिंपल सा मैथ्स है। तो अगर मैं खुद को प्यार दूंगी, मैं फुल भरी होंगी अपने स्वाभिमान से, अपने सेल्फ लव से, तभी मैं वो दूसरों को दे पाऊंगी। तभी जब वो लोग उनकी तांडव एनर्जी होगी, जब उनकी रुद्र एनर्जी होगी, जैसे मैं नवरस भी पढ़ते हैं हम बिकॉज ऑफ ओडिसी नाट्य शास्त्र पढ़ा, तो जब उनकी रुद्र एनर्जी होगी तब मैं करुणा भाव कैसे दिखा सकती हूँ? वो चीज़ के लिए मुझे मॉर्निंग में आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई हैव टू डिवोट टाइम फॉर माई लाइफस्टाइल जो मैंने बना रखा है सालों से। तो अपनी रूट्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो आपके भी मैंने एक पॉडकास्ट में देखा, बिल्कुल वो बहुत कनेक्टिंग चीज़ है मेरे से। आप कितना ही ऊंचा जाइए, उड़िए, आसमान में उड़िए, स्काई इज ऑल्सो अनलिमिटेड, कितने ही इट्स अनलिमिटेड, बट रूट्स को मत छोड़िए। ब्यूटीफुल। जब तक जड़े है ना तब तक अच्छा है। देखिए कि अपना बरगद का पेड़ कितने हजारों सालों तक रहता है, कि रूट्स है ना उसकी दूर दूर तक फैली हुई है। तो वो रूट्स को पकड़ के रखिए, पेरेंट्स का सम्मान कीजिए, उनको कभी भी अभाव ना फील हो अगर आप कमा रहे हैं तो किसी भी चीज़ का, उनको संकोच ना हो आपसे हेल्प मांगने में या कुछ भी सोच रहे। आपको केयर करना है, वो आपको कंफर्ट लेवल देना अपने भाई बहनों को, उनको साथ रख के आपको अपने बच्चों से भी खुद वो कंफर्ट लेवल रखना है कि वो आपको आके हर बात बता पाए, हर बुरी बात शेयर आपसे कर सकें। तो वो अपने हस्बैंड को भी आपको कंफर्ट लेवल देना है। अगर आप बार बार बात पे आर्गुमेंट में फंसेंगे, बात करिए आर्गुमेंटेटिव होने के लिए नहीं, जज करने के लिए नहीं, या सीधा मुद्दे पे पहुंचने के लिए नहीं, जस्ट बी देयर। मुझे लगता है अगर आप फ्रूटफुल, अब इफ यू आर माइंडफुलनेस में काम करेंगे तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सा घर है, मेरे घर में कौन से पर्दे लगे हैं, कौन सी बेडशीट बिछी है, नहीं मैटर करती। मैंने क्या कमाया है, मैंने टीचर्स का आशीर्वाद कमाया है, मैंने एक विद्या कमाई है जो कि हमारा ट्रेडिशन है, जो लोग खो चुके हैं, जो कि 2000 साल पुराना है, बिफोर जीसस क्राइस्ट 2 BC में हमारा कोणार्क टेम्पल, हमारा जगन्नाथ टेम्पल, भावभंगिया, इतना पुराना डांस स्टाइल से मैं कनेक्टेड हूँ। मेरे को बढ़ के एकदम से इंटरेस्ट आया जब आपने ओडिसी डांस के बारे में बताया। आपने वो लास्ट उसका जो होता है, एंड ऑल्सो जो एनिमल्स हैं, अब जैसे हमारे फिंसिटी मंकीज हैं, मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ एवरीडे बेसिस पे। हम अपने आसपास के लोगों को, किसी की बेटी की शादी है, किसी की कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है, अच्छा तो, और नहीं हो पा रहा, उसका बुक्स के लिए पैसे नहीं है, या डांस करना चाहता है, वो इच्छा है मगर करना नहीं रहता, तो उनकी हेल्प करना, वरना इस मनी को लेकर कहाँ जाएंगे? तो अगर भगवान ने आपको एक 4th आपको स्टेज दी है लाइफ की, आप थोड़े से ऊपर है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने नीचे वालों को, जो भी आपको दिखता है उसकी हेल्प करनी, उसका हाथ पकड़ना, ताकि उसके अंदर विश्वास बने, ट्रस्ट बने कि अच्छे लोग भी हैं। हाँ, ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी को ट्रस्ट देते हैं तो ट्रस्ट उस जीवन में उसको बहुत आगे ले जाएगा। आज मैं भी जो हूँ अपने ट्रस्ट की वजह से हूँ। ट्रस्ट पीपल, चाहे कितना ही चीट करें लोग, फिर भी डोंट स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल। ट्रस्ट करो, और एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे तो हर्ट भी नहीं होगे अगर वो चीट करके भी जाएंगे तो। और सच में दिखाई दे जाता है अगर कोई चीट करने वाला है ना, इफ यू आर माइंडफुल ना, वो पता लग जाता है, बट आप फिर भी करते क्योंकि वो आपका कर्म, आपकी एनर्जी है, वो कर्म आपकी ऐसी अपब्रिंगिंग है, आप वैसा करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ, मुझे बताओ ओडिसी डांस में आपने बोला लास्ट होता है लिबरेशन, तो क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या हमारा रेपर्टोर होता है, क्या उसका मीनिंग क्या होता है वो भी इसके साथ? मैं बहुत हूँ गुरु पद्म विभूषण गुरु केलुचरण महापात्रा के घराने से मैंने सीखा है, अंडर माय टीचर सनातन सर। और इसमें हमारे पूरा रेपर्टोर होता है, जिसमें जब 8 आइटम्स कर सकते हैं, बट मोस्टली 6 आइटम्स होते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग में हम नमामि, सैल्यूटेशन टू मदर अर्थ, सैल्यूटेशन टू ऑल द ऑडियंस। सबसे पहले जगन्नाथ स्वामी की हम आराधना करते हैं, बिकॉज ये जगन्नाथ टेम्पल में किया जाता था। फिर गणेश वंदना होती है या सरस्वती वंदना, जो भी कोई वंदना आप चूज़ करें। उसके बाद जितने भी राजा ऑडियंस जो आते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, सॉल्यूटेशन करते हैं, भूमि प्रणाम करते हैं, और लास्ट में त्रिखंडी प्रणाम होता है, जहाँ पे हम ईष्ट देवता कह लें, यूनिवर्सल पावर कह लें, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। तो हम उनकी सबकी ब्लेसिंग लेके हम फर्स्ट आइटम हमारा शुरू होता है। सेकंड जो है बटू होता है, जो कि लॉर्ड भैरव के ऊपर है, और इट्स प्योर डांसिंग, जिसमें हम फ्लूट, वीणा, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं ओडिसी में, सिम्बल्स,
मर्दल, ये दिखाते हैं डांस के जरिए, और सिर्फ बोल पे होता है तक धा धा, 4 बोलों के वो पूरा रिपीटेटिव मोड पे वो चल रहा होता है, उसमें हम डांस करते हैं। फिर पल्लवी होता है, दैट इज ऑल्सो अ रिदमिक डांस, जो कि जैसे पल्लवी धीरे धीरे खिलता है उसी तरह से जो म्यूजिक है वो भी आगे बढ़ता है, और डांसर की जो आप बोले कोरियोग्राफी भी बहुत तेजी से, स्लो से शुरू होकर मीडियम से फास्ट पेस पे वो डाल जाता है। एंड देन फोर्थ आइटम इज फ्रॉम द ओडिया अभिनय, कोई भी ओडिया सॉन्ग पे, बिकॉज डांस इज फ्रॉम द ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, उड़ीसा, तो एक ओडिया गाने पे होता है। फिफ्थ फ्रॉम गीत गोविंदा। फिर गीत गोविंदा इज रिटन इन 12th सेंचुरी, जब राधा कृष्ण के बारे में सबसे पहले जयदेव जी ने लिखा। राधा कौन थी, राधा और कृष्ण के गाने उन्होंने लिखा, तब ये हवा भक्ति रस की जो है आई। 14th सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु जी ने फिर भक्ति रस के बारे में और गोतीपुआ डांस को वो आगे लेकर आए, मंदिरों से बाहर निकाला उन्होंने डांस, पहले देवदासी जी करती थी। तो इतना इन गानों में शक्ति है, जिसमें हम पहला जो होता है दशावतार होता है, 10 रूप ऑफ हम विष्णु जी बताते हैं कि कैसे वो पहले मत्स्य बन के आए, उन्होंने वेदों को बचाया। मतलब नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर ने आके उसको बचाया मछली बन के। कूर्मा अवतार लेकर उन्होंने, कूर्मा का अवतार हुआ, वराह का अवतार हुआ कि अपनी नोक के ऊपर उन्होंने पृथ्वी को उठा लिया। हाउ पावरफुल इज द गॉड जिसको हम वर्शिप करते हैं। नरसिंह अवतार 5वां, वामन अवतार, तो ऐसे 9 अवतार है जो है कि कैसे वामन बन के उन्होंने तीनों चीज़ें ले ली, क्योंकि कभी कभी आपको छल भी करना पड़ता है। तो विष्णु जी जो है अपने सारे रूप बताते हैं। छल इज़ नॉट गुड आई फील, बट जब उसकी इतना ज़्यादा ताकत बढ़ रही थी तब गॉड को वो लगा, किसी को ईगो तोड़ना था। हाँ, ईगो तोड़ना, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, यू आर स्पिरिचुअल पर्सन। हाँ, तो वही है कि ईगो तोड़ना था, पर उसके साथ भी उन्होंने अच्छा किया, फिर भी आई थिंक पाताल लोक दिया उन्होंने। राइट। तो उस तरह से फिर अपना कृष्ण अवतार आता है, राम जी का अवतार आता है, बुद्धा 8th अवतार है, 9th इज द कल्कि अवतार विच इज काम। तो वो जो कल्कि जो हम करते हैं उसमें जो एनर्जी होती है, ओ माय गॉड, वैल्फोनिक एनर्जी होती है। तो व्हेन यू डू दैट पीस ना, यू फील जितना आप पहली बार तो आप बैकलॉग के साथ वो इतना परफॉर्म ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो यू हैव टू हैव अटेन अ सर्टेन साइंस माइंड सेट, तब ये आप 9 रूपों को अलग अलग दिखा पाओगे। देन श्रुत कमला आता है कि ये जो कृष्ण है जो कि इतना ताकतवर है, वो लक्ष्मी के आगे झुकता है। अच्छा, ब्यूटीफुल। लक्ष्मी के लिए वो लक्ष्मी जी को हम राधा रानी का भी मानते हैं, सीता जी भी मानते हैं। तो देखिए वो उसमें प्रेम रस भी है। तो एक इंसान की लाइफ में हर चीज़ होनी चाहिए, वीर रस होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। तो प्यार भी, श्रृंगार रस भी होना चाहिए। तो वो श्रृंगार कैसा है उनका प्रेम कैसा है। फिर ललित लवंगा आता है जहाँ पे राधा रानी जो है सेपरेशन की वजह से बहुत दुखी हो चुकी हैं, और बट एनीथिंग, तो हम राधा रानी को आत्म परमात्मा, राधा कृष्ण को हम आत्म परमात्मा का भी मिलन मानते हैं, जो हम योग भी कहते हैं, और जो क्लासिकल डांस में भी होता है, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट का यूनिटी। तो वो योग में भी मिलता है। तो दैट्स व्हाई दिस क्लासिकल आर्ट फॉर्म इज़ वेरी एनरिच, और बहुत मेडिटेटिव है, बहुत स्पिरिचुअल है, कि आप इतने अपने रूट्स के, अपने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो कि हिस्ट्री में भी अपने को मिलता है कि देवर देयर, सब चीज़ें हुई, कुरुक्षेत्र भी है हमारे पास में, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो आपको लगता है यू आर कनेक्टेड, और आपको उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि सीता जी सब वनवास जाके भी, उसके बाद भी उनको वनवास मिला, उसके बाद भी हाउ शी रिएक्टेड, अकेले 2 बच्चों को संभालना सिर्फ वन में रहकर, और उसके बाद भी जब राम जी उनको लेने आए तो उन्होंने फिर भी नहीं गई, और उन्होंने धरती माँ को बोला। तो कितना आपके अंदर, जब आप ये टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको कितनी सद्बुद्धि आती है, और आपको कहते हैं कि कितना आपके अंदर ये आता है कि यार ईगो नहीं रहता, आपको समझ आती है कि यार लाइफ में कुछ भी नहीं है, सबमिशन टू द यूनिवर्स इज द हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर जस्ट एनर्जीज, तो वी हैव टू मेंटेन आवर एनर्जी, टू whom we say, to whom we talk, और जहाँ आपको लगे कि हाँ अब चीज़ें कंट्रोल से आपकी पीस जा रही है, मुझे लगता है बाउंड्री खींच देना चाहिए। टॉलरेट करिए, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उससे आपके अंदर भी एक अलग लेवल की शक्ति डेवलप होती है,
जब तक आप टॉलरेट नहीं करेंगे तब तक आपको भी अपनी डेप्थ नहीं पता चलेगी कि हाउ लॉन्ग यू कैन आप रेजिस्टेंस कितना है आपका। हाँ, पहाड़ जब लगे कि नहीं अब तो दिस इज रॉन्ग, आपके अंदर खुद ईश्वर है, वो आपको गाइडेंस देता है कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वहाँ तुरंत एक ऐसी बाउंड्री खींच दें कि फिर वो क्रॉस ना हो। आपने बोला तो किसी के अंदर अगर भैरव है तो आपके अंदर कैसे शांत रह सकती है। बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। पर वो लगे, पहली बात तो मुझे लगता है कि देखिए मैं भी नहीं बोलती कि इम्पल्सिवली आपको रिएक्ट करना चाहिए, मैंने अपनी लाइफ में कभी इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं किया, बट मैं रिएक्शन हमेशा दी है मैं रिएक्ट किया है। और मैंने कभी भी बेशक ये मेरे तक ही रहा है कि मुझे कितनी ज़रूरत है काम की, बट मैंने कभी किसी को हावी नहीं होने दिया कि मुझे ज़रूरत है काम की। बिल्कुल, बिकॉज आई फील कि ईश्वर आपको काम देता है अगर आप सही काम कर रहे हैं तो, अगर आप सही राह पर चल रहे हैं तो। अब वॉचिंग योर, इफ़ यू आर कॉन्शियस एंड वॉचिंग योर ईच एंड एवरी मूव, तो जहाँ लगे कि भैया अब तो काम छोड़ने में भी, जब आप कुछ रिएक्ट करते हैं आपको पता होता है या तो ये काम है या फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, बिल्कुल दोनों में से एक ही। और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकती। आज भी मुझे कोई डर नहीं है सब कुछ छोड़ के दिल्ली वाली लड़की बन जाने में, वही पहाड़ों में आके रहने में, मुझे कोई डर नहीं है, बिकॉज मैंने अपने आप को वैसा बनाया ही नहीं कि आज भी अगर एक चीज़ अगर पार हो गई और मुझे लगे कि नहीं, आई एम नॉट दैट कि आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, नो नॉट एट ऑल। मैं वही वेजिटेरियन हूँ, मैं, मेरा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। चलो इतना सब कुछ आपसे पूछ लिया, मेरे से बस ये पूछा था कि कभी आपको कभी लो आते हुए कभी डिप्रेशन से गुजरे आप? नहीं गुजरे? नहीं, मैं गुजरी हूँ। हाँ, मैं गुजरी हूँ। जब मेरा बेटा हुआ था और वो बहुत बीमार था, वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं थी उसको ठीक कर देना। क्या हुआ था वैसे? जब वो हुआ था उसको बिलीरुबिन हो गया था और काफ़ी वक्त तक वो NICU यूनिट में था और मैं बार बार भाग भाग के जो है उसको देखने जाती थी। उस टाइम में मैं ट्रॉमेटाइज हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़, वो कुछ 45 डेज तक उसको बिलीरुबिन था। नॉर्मली बच्चों को 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, तो उससे उसके लीवर पे काफ़ी इम्पैक्ट आया था। तो आई हैव टू गिव हिम ब्रेस्ट मिल्क ओनली। तो वो कि मैं अभी और ऊपर से सबसे ज़्यादा उसके लिए बहुत रिस्की था। स्टार्टिंग का 1 वीक डॉक्टर्स ने मुझे जो बोला कि वो बहुत रिस्की है उसकी लाइफ के लिए, वो मेरे लिए बहुत, बिकॉज काफ़ी मेरी एज उतनी नहीं थी, मैं बहुत करियर के टॉप पे थी और मैंने ये डिसीजन लिया। और अब जब बच्चा है मेरे सामने बट उसका कुछ पता नहीं है मुझे, वो चीज़ मैं नहीं, जब बच्चा हुआ ना उससे बहुत एक्सपेक्टेशन हो गई। वही लाइफ में सबसे ज़्यादा दुखी क्या चीज़ रहती है आपको? एक्सपेक्टेशन। तो वही आप अटैच रहो बट क्लिंग होके मत रहो, मतलब आप प्यार रखो पर क्लिंज होके ना करो, एकदम क्लिंज होके, बस यही। तो वो फिर मैंने अपने ऊपर काम किया कि आई एम गेटिंग सो मच क्लिंज्ड और ऊपर वाले पे छोड़ना चाहिए चीज़ों को। तो वो चीज़ करने में 2-3 मंथ्स लगे। वापस से मैंने अपना ऑडिशन डांस करना शुरू किया आफ्टर 2-3 मंथ्स। और मैं भक्ति चैनल ही ला के रखती थी अपने रूम में, ऑलवेज साधना चैनल चल रहा होता मेरे रूम में, आई रिमेंबर। तो कंटिन्यूस आई यूज टू ब्रह्मा कुमारी, इसका मैं लेक्चर सुनती रहती थी, उनका जो गाइडेड मेडिटेशन मैं करती रहती थी। और बिकॉज एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे आ गई थी कि मेरे को रोना ही आता रहता था। मैं बैठ के बस रो ही रही हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या होने वाला है, मतलब मैं उसको सोच के, बिकॉज वो ठीक नहीं हो रहा था। तो वो चीज़ करके मुझे अपने आप ही आंसू आते रहते थे, बट उसने मुझे बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, दामोदर अष्टकम, सो दीज थिंग हेल्प मी अ लॉट। और माई ऑल प्राणायाम, योगा से मैं फिर जुड़ी जो है, और डांस जब मैं करने लगी तो आई एम कम्प्लीटली, फिर तो मैं एकदम 3 मंथ्स बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बट वो 2.5 मंथ वो ऐसे थे कि कोई मेरे पास बैठना नहीं चाहता था। अच्छा, आई वॉज वेरी, अजीब मेरी एनर्जी हो चुकी थी, मतलब बहुत छिड़ोकली कह ली। तो वैसे फेज ऑफ लाइफ फील होता था कि मतलब मैं कंट्रोल में नहीं थी, मैं रोए जा रही हूँ किसी बात में, मैं हर चीज़ का चढ़ के जवाब देना, इस तरह की मैं हो गई थी जो है। बिकॉज मुझे काफ़ी शोज आ रहे थे और मैं काफ़ी बड़े बड़े पर डेज मना कर रही थी। उस टाइम में मेरी स्टेट ऑफ माइंड समझ नहीं पा रही थी कि मैं काम को चूज़ करूँ, मैं बच्चे को चूज़ करूँ। मैंने चूज़ तो बच्चे को ही कर लिया था, पर वो डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। फिर फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं 1-1.5 साल तक नहीं जाऊँगी। जब मैंने वो फाइनल डिसीजन लिया तब कहीं ना कहीं मुझे, वो जब 2 कश्तियों में आप रहते हो ना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो फिर वो आया, वो न्यूज़ भी आई कि सबैटिकली मैंने ब्रेक लिया। मैंने खुद से ही बोल दिया कि मैं अभी काम नहीं कर सकती, अभी मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वो जब एक राह जब मैंने चूज़ की ना, तब जाके जब वो कहीं ना कहीं क्लासिकल डांस का बहुत बड़ा हेल्प है, योग का बहुत बड़ा हेल्प है, योगा ब्रीदिंग शुरू किया, वर्कआउट करना शुरू किया। और वो जो क्लिंग होना ना इतना ज़्यादा कि मतलब मुझे सर्विस करनी है अपनी, पूरे दिल से करनी है,
बट फिर भी एकदम क्लिंच नहीं हो जाना है, पूरा ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर लेनी है कि आई एम द ओनली मदर, आई एम द ओनली वन, नो मदर इज देयर, आप जो मेरी भी है उसकी भी है। तो वो सद्बुद्धि आने में थोड़ा लगा 1.5-2 महीना, क्योंकि पहली न्यू मॉम बनी थी तो थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया लाइफ में इतना ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अ शो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मजा आया बात मजा है, करके। अभी तो हम तो आपसे पूरी बात कर सकते हैं, अभी दिन भर बात कर सकते हैं। हाँ, वो तो मैं बात